हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो डिवोर्सेस के केस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आज सुबह 10 बजे हम किसी भी दिल्ली के फैमिली कोर्ट के बाहर चले जाएं तो हमें इतना रश देखने को मिलेगा कि दिल्ली मेट्रो के पीक आवर्स में भी इतना रश नहीं होता। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो डिवोर्सेस के केस हैं वो इतने बढ़ चुके हैं। अगर डिवोर्सेस की जो रीज़न की बात करें, उनके अंदर आज से 10-15 साल पहले जो रीज़न होते थे और जो आज जो रीज़न है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका है। आज से 10-15 साल पहले जो डिवोर्सेस का रीज़न होता था, जो प्राइम रीज़न होता था, वो होता था मार पिटाई, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, डाउरी डिमांड्स एक्सेट्रा। लेकिन अभी एक सर्वे आया है जिसने ये बताया है कि नाउ अ डेज चीटिंग यानी कि एडल्ट्री इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग रीज़न बिहाइंड द डिवोर्सेस। तो आज मैं आपके साथ एक अपना केस के बारे में भी शेयर करना चाहूँगा जो अभी हाल फिलहाल में मेरे पास आया है। एक हस्बैंड क्लाइंट आया था मेरे पास जिनको पता लगा कि उनकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उनको डाउट है कि उनकी वाइफ का उनके एक कलीग के साथ अफेयर है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगा कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में आ जाएं या कोई आपका नोन ऐसे सिचुएशन में आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो दे गॉट मैरिड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। 4 साल हो गए इनकी शादी को। दे मेट थ्रू अ मैट्रिमोनियल ऐप। इनका 6 महीने का कोर्टशिप पीरियड रहा। कोविड था, ये ज़्यादा मिल भी नहीं पाया उस टाइम पे। तो जब नवंबर 2020 में कोविड के फर्स्ट वेव के बाद इनकी शादी हुई तो 3 साल तक तो शादी के सब कुछ ठीक रहा। इनका कोई बच्चा भी नहीं है। तो जो हस्बैंड क्लाइंट आया है उन्होंने मेरे को बताया कि लास्ट के 6 महीने से इनका और इनकी वाइफ के बीच में कुछ उतार चढ़ाव इनके रिलेशन में चल रहा है। इनके बीच में छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, कोहैबिटेशन भी बहुत कम हो चुका है। और अभी ये इन भाई साहब को शॉक तब लगता है जब ये देखते हैं कि इनकी वाइफ के कुछ हैंकी पैंकी मैसेजेस होते हैं। जो इन्होंने कहा कि मैंने रात को अपनी वाइफ के फ़ोन में देखा कि उनके किसी कलीग के साथ उनकी कोई चैट्स थी जिससे इनका डाउट और एमर्ज हुआ। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। तो जो एडवाइस मैंने इनको दी है और मैं आपके साथ भी डिस्कस करना चाहता हूं वो है दोस्तों कि अगर आपको शक भी हो कि आपकी वाइफ का या आपके पार्टनर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो सबसे पहली चीज़ है वो है कि उसको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया ना लगने दें कि आपको उसके अफेयर के बारे में पता है। देखो, अगर आपने सीधा उससे जाके कन्फ्रंटेशन कर दी कि आपका अफेयर चल रहा है क्या नहीं है, तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि वो एडमिट करेगा। देखो, जिन लोगों ने एडमिट करना होता है वो पहले ऐसे काम करते ही नहीं है। और दूसरा होगा ये कि वो अपने एविडेंस हैं उनको हटाने में लग जाएगा एंड आगे से और अलर्ट हो जाएगा। तो आपको जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि एविडेंस गैदर करना, आप उस सिचुएशन से साइड हो जाएंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों वो ये है कि अपने हस्बैंड या वाइफ को बिल्कुल पता ही ना लगने दें। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि गैदर द एविडेंस। कोर्ट के अंदर चलते हैं दोस्तों एविडेंस कि एविडेंस क्या है आपके पास। आपने जी एलेज तो कर दिया कि आपके स्पाउस का अफेयर है, लेकिन आप प्रूव कैसे करोगे। ठीक है, अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री कर रही है एंड आपके पास उसके प्रॉपर एविडेंस हैं तो कोर्ट में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। हम मेंटेनेंस, एलिमनी, इन सब के प्रोविजन से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। अब यहाँ पे क्या एविडेंस हमारे काम आ सकते हैं। देखो, अगर आपने चैट्स भी सिक्योर कर ली किसी तरीके से तो जो चैट्स हैं वो कोर्ट कई बार उनको कंसीडर नहीं करता। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि टू एस्टेब्लिश द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री द पार्टनर मस्ट हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अब वो जो चैट्स आपने सिक्योर कर ली वो एक क्रुएलिटी का एम्बिट तो जरूर बना देंगी बट एडल्ट्री का एम्बिट नहीं बना पाएंगी। तो जो सबसे बड़ा एविडेंस होता है वो होती है कि आपका जो पार्टनर है, यानी कि इस केस में जो उनकी वाइफ है, वो किसी प्राइवेट स्फेयर के अंदर, किसी होटल रूम के अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकी हो। तो उसको अब कैसे गैदर करना पड़ेगा। उसके लिए या तो आपको उसका पीछा करना पड़ेगा या फिर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना पड़ेगा। अब प्राइवेट डिटेक्टिव से याद आया, एक केस है मैंने आज से 3-4 साल पहले अपनी जूनियरशिप डेज के अंदर हैंडल किया था। एक लेडी आई हमारे पास, उनको डाउट था कि उनके हस्बैंड का किसी कलीग के साथ अफेयर चल रहा है। तो व्हाट वी डिड वाज दैट वी हैंडल्ड अ प्राइवेट डिटेक्टिव। उन डिटेक्टिव साहब ने क्या किया, उनके हस्बैंड की कार का पीछा किया एंड उनकी कार के ऊपर कोई इन्होंने ट्रैकर का इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। तो जो उनके हस्बैंड थे वो क्या करते थे, अपने घर से ऑफिस जाने से पहले एन रूट अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करते थे एंड साथ ऑफिस जाते थे। तो इन डिटेक्टिव साहब ने इनकी कुछ पिक्स भी खींच ली। वाइफ ने अपने हस्बैंड को दिखाया तो उनको काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड ने एलिमनी पे कर दी और सीधा उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। अब जब हम डिटेक्टिव हायर करते हैं तो इसके अंदर भी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ मैंने कई बार नोटिस करी है कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी ऐसे होते हैं जो कई बार सामने वाली पार्टी के साथ मिल जाते हैं एंड कुछ वहाँ से ले लेते हैं एंड एविडेंस भी आपको नहीं मिल पाता एंड सामने वाली पार्टी और अलर्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी रिस्की अफेयर होता है। इसके अंदर आप उसी बंदे को हायर करें जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट हो।
इवन डिटेक्टिव हायर करने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने किसी दोस्त या यार को बोल दो कि ये काम कर दे। तो जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेप होता है वो होता है कि आप एविडेंस गैदर करो। अब इस सिचुएशन में आपको खुद को भी थोड़ा काम रखना होता है। आई कैन एग्री कि एक पार्टनर को पता लगे कि उसके पार्टनर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो उसको काफ़ी एक इमोशनल शॉक लगेगा, गुस्से में आके लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आपको अपने आप को काम रखना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उससे ये होगा कि आप एविडेंस तो गैदर कर नहीं पाओगे, उल्टा आपके ऊपर मार पिटाई का एक और केस लग जाएगा जो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल काम रखिए एंड एविडेंस गैदर करिए। अब अगर बीइंग अ हस्बैंड आप इस सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं तो अब तो आगे ही बढ़ना है, सिचुएशन में तो आ चुके हैं, अब तो इसको फाइट ही करना पड़ेगा। जो सबसे बेटर ऑल्टरनेटिव है यहाँ पे ये मैटर करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या सेपरेट रह रहे हैं, और अगर इवन आप सेपरेट भी रह रहे हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं या फिर एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। कोशिश करिए कि एक रेंटेड अकोमोडेशन में आ जाइए। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि जब आप अपनी वाइफ से ये कन्फ्रंट करेंगे तो आप कोर्ट में तो बाद में प्रूव होगा, आपकी वाइफ आपके ऊपर सबसे पहले केसेस करेगी, 498 करेगी, रेजिडेंस राइट सिक्योर करेगी, मेंटेनेंस सिक्योर करेगी। तो अब सैड रियलिटी है, इंडिया के लॉज ही ऐसे बन चुके हैं तो इसका कोई उपचार तो है नहीं, हमें इसी की तरीके से ही अपने आप को बेटर करना है। तो एक शेयर्ड एकोमोडेशन में आने से आप इन प्रोविजन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास सारे एविडेंस गैदर हो जाएं, आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में आ जाएं, तब आप अपनी वाइफ के ऊपर डिवोर्स फाइल करिए, और सिर्फ डिवोर्स का केस फाइल मत करिए, अपने साथ अपने सिविल एंड क्रिमिनल केस भी फाइल करिए। सिविल केसेस फॉर कंपेंसेशन, अपने पेरेंट्स के द्वारा भी सिविल केस फाइल कराइए अपने ऊपर कि कल को आपकी वाइफ और आप उस घर में एंटर ना कर पाए। तो जब आप ये सब केसेस कर लेंगे, आपकी वाइफ के कंपेंसेशन के केस डालेंगे, आप उसके बॉयफ्रेंड को भी पार्टी बना सकते हैं, उसके ऊपर भी कंपेंसेशन का केस बना सकते हैं। तो होगा ये कि जब वो आपके ऊपर केस करेगी देन देयर विल बी अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। उस मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स के अंदर काफ़ी बार मैंने देखा है कि जो वाइफ साइड होती है वो सेटलमेंट पे आ जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि इस केस के अंदर अब कुछ है नहीं, हस्बैंड के पास पूरे एविडेंस है, बदनामी और हो रही है रिश्तेदारों के अंदर। एक केस मैंने और देखा था, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हस्बैंड को पता लगा कि उसकी वाइफ का कहीं अफेयर है, उसने सारे एविडेंस गैदर करे, अपनी वाइफ के रिश्तेदारों को भेजी सारी हैंकी पैंकी मैसेजेस की फ़ोटोज़, ओयो रूम के रिकॉर्ड्स उसने कहीं से रजिस्टर से निकाल लिए थे, अपनी वाइफ के रिश्तेदारों को भेजे, अड़ोसी पड़ोसियों तक को दे गया। उसकी वाइफ ने अपना स्त्रीधन तक छोड़ा और उसे कहा कि मेरे को डिवोर्स दे दे। तो ऐसे भी केसेस हो जाते हैं जहाँ फिर वाइफ साइड को लगता है कि अब हमारी बदनामी हो रही है, तो वो खुद एक बैकफुट पे आ जाती है। एडल्ट्री के केस में दोस्तों जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होते हैं एविडेंस। हवा के एलिगेशंस में कोर्ट भी नहीं मानता, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जहाँ डिवोर्स के अंदर कुछ भी नहीं है तो आपने एडल्ट्री प्रूव कर दिया। अब एडल्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसका ओनर्स ऑफ प्रूफ भी आपके ऊपर होता है, तो तभी वो ग्राउंड के अंदर लगाइए डिवोर्स के, जब आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो। एक लास्ट चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है कि एडल्ट्री के नाम पे जब भी आप डिवोर्स पिटीशन फाइल करें तो साथ में क्रुएलिटी का एम्बिट भी जरूर रखिए, क्योंकि एडल्ट्री को प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जो क्रुएलिटी है उसका एम्बिट काफ़ी बड़ा है। तो कल को ऐसा ना हो कि अगर एडल्ट्री का ग्राउंड प्रूव ना हुआ तो हमारी पिटीशन क्रुएलिटी के ग्राउंड पे भी डिसमिस हो गई। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर लास्ट में मैं आपसे बात करूं, जो हमारे इंडिया के लॉज हैं वो सैड रियलिटी है कि इंडिया के लॉज काफ़ी बायस्ड हैं। इवन वाइफ इज़ लिविंग इन एडल्ट्री, ये सब ट्रायल के पार्ट एंड पार्सल हैं। पहले उस पर एंट्री मेंटेनेंस फिक्स हो जाएगी, आप रेजिडेंस राइट ले आओगे, ये सब बाद में पता लगेगा कि उसका क्या अफेयर था क्या अफेयर नहीं था। तो अब बीइंग अ हस्बैंड इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग राइट नाउ इन आवर कंट्री। तो अब यही है जो है, ऐसे ही चलता है इस सिस्टम के अंदर। जितना मर्जी कर्स कर ले सिस्टम को, सिस्टम ऐसा ही है। तो कर्स करने से कुछ नहीं होगा, बेटर स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने से ही हम इस सिचुएशन में पार पा सकते हैं। तो इन द एंड मैं आपके इस वीडियो के एंड में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप या आपका कोई दोस्त ऐसी सिचुएशन में आ जाता है तो इन 3 चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। कि पहली चीज़ है कि अपनी वाइफ को बिल्कुल भी ना पता लगने दो उसका अफेयर है, क्योंकि फिर एविडेंस गैदर करने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, गैदर एविडेंस एज मच एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा एविडेंस गैदर कर सकते हो करो। एंड तीसरी चीज़ है कि अपने आप को काम रखो, इस इमोशनल टर्बुलेंस में आगे कोई भी उल्टा सीधा स्टेप मत ले लेना, क्योंकि उससे फ़ायदा तो कम होगा, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। एक आध FIR आपके ऊपर एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाता हूँ दोस्तों लॉ के ऊपर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।